हर एक सोच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे बिहार के सियासत के ऊपर। देखिए, पिछले कई दिनों से बिहार के सियासत में चर्चा मुकेश सहनी को भी लेकर है, क्योंकि अंदर खाने से जुड़ी हुई जो बड़ी खबरें आ रही है कि मुकेश सहनी अब तेजस्वी के महागठबंधन का साथ छोड़कर और जल्दी एनडीए में मुकेश सहनी जाने वाले हैं। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर लगभग 230 से अधिक जनसभा को संबोधित किया, लेकिन अब 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत एक बार फिर से करवट लेते हुए दिखाई दे रही है। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, प्रशांत किशोर को लेकर बात करेंगे, असरुद्दीन वैसी को लेकर बात करेंगे कि बिहार में 243 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता ऋतुराज पांडे जी हैं, पूर्व में कल्याणपुर से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपको और बिहार एक सोच के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। सर, शुरुआत करेंगे मुकेश सहनी को लेकर। संजोग से इससे पूर्व में आप उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं। क्या लग रहा है इस बार अगर एनडीए में कहा जा रहा है कि घर वापसी उनकी हो रही है, स्वागत कीजिएगा आप लोग? देखिए, एक तो लोकतंत्र है, सबको कहीं भी जाने का अधिकार है और पार्टी की अपने जो शीर्ष नेता लोग हैं वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। आते हैं तो मोस्ट वेलकम है, ज़रूर है, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं उत्पत्ति तो हम ही लोगों से हुई है। स्टार्टिंग में तो हम लोग के साथ ही रहे हैं और मैं भी उनके साथ रहा हूँ। बहुत जितना दिन रहा बहुत अच्छा लगा। तो आते हैं तो स्वागत करेंगे और आना भी चाहिए। क्या लग रहा है मुकेश सहनी कभी जैसे 2020 के विधानसभा चुनाव में अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ गए तेजस्वी यादव में और कहें कि हमारे साथ धोखा हुआ है, अंधेरा में रखा गया है, जितना सीट हम मांगे थे उतना नहीं मिला और बीजेपी के गोद में जाकर बैठ गए। और फिर बीजेपी से भी अचानक उठ गए थे, कहे थे मेरे पीठ में खंजर भोंका गया है, तेजस्वी यादव के साथ चले। तो क्या लगता है मुकेश सहनी की राजनीति को देखकर? देखिए, मुकेश जी खुद अपने आप में एक सक्षम नेता है। मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ, वो जो सोचते हैं अच्छा सोचते होंगे, लेकिन अगर आप हमसे पूछ रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत राय लेना चाह रहे हैं, तो मैं ये पहले बोलूँगा कि ये लोकतंत्र है। अगर आप किसी से आपका मन नहीं मिल रहा है, मतभेद अलग हो गया, मन का भेद अलग हो गया। अगर आपका मन नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि तेजस्वी को छोड़कर वो फिर एनडी बीजेपी में आते हैं और बीजेपी से छोड़कर फिर अपना तेजस्वी अपना आरजे महागठबंधन में जाते हैं। लेकिन इससे ऊपर उठकर उनको अपना चुनाव लड़ना चाहिए, अगर आप हमसे पूछेंगे तो। ये लोकतंत्र है। आपको भी, यानी हमारे आदरणीय माननीय मुकेश जी को भी अपना सबसे हटकर दिखाना चाहिए कि हम क्या हैं। क्या होता है, जब तक आप नहीं लड़िएगा, आप किसी के कंधे पर सवारी होकर चलिएगा, तो कभी भी उसका कंधा अगर गिर जाता है, चोट लग जाती है, तो साथ में आप भी गिरेंगे। इसलिए आपको अपना लड़ना चाहिए। हमसे पूछ रहे हैं तो आप लड़िए और आप भी देखिए कि क्या हो रहा है। अच्छा, बीजेपी इस बात को समझ रही है कि 2024 में मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ गए तो कहीं ना कहीं जो सहनी समाज है उनमें जो महागठबंधन है बड़ी सेंधमारी करने में सफल हुई थी? देखिए, हमारे यहाँ की जो राजनीति है ना, इसी से हम लोग परेशान हैं। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि ये जो बात आ जाती है ना कि ये जाति है, वो दल है, ये है, ये सब गलत है। आज की जनता समझदार हो चुकी है, उनको योग्य नेता चाहिए। जहाँ जहाँ से जो योग्य जहाँ मिला, जो समझदार मिला, वहाँ अभी 2024 के चुनाव में लोगों ने परिवर्तन किया कि नहीं किया? पूरे देश में किया। हम तो बिहार की बात में नहीं करूँगा, सबकी बात करूँगा। तो आज की जनता समझदार है। ये ऐसा है कि वहाँ जाएंगे तो उनका वोट मिल जाएगा, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात बता दूँ, दावे के साथ आपको बोल दूँ कि अब की बार चुनाव में बीजेपी अकेला भी लड़ती है, ये मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ, अकेला भी लड़ती है तो भी सरकार बनाएगी। लेकिन 2025 में लेकिन हम लोग लड़ेंगे एनडीए के साथ। एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं, एनडीए के सहयोग से, एनडीए के हाथ में हाथ मिलाकर लड़ेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार अब की बार बनेगी। अच्छा, चलिए सर, उस पर भी आएंगे, लेकिन अब दूसरा सवाल प्रशांत किशोर को लेकर बात करेंगे। देखिए, 2 अक्टूबर को पार्टी में बदल रहे हैं, पदयात्रा किए, शुरू में तमाम आप देख रहे होंगे प्रशांत किशोर ज़्यादातर युवा को टारगेट कर रहे हैं, युवा को ज़्यादातर पकड़ रहे हैं अपनी बात से हो, या फिर देखिए नीतीश कुमार भी
आज 17-18 साल से बिहार के सियासत में हैं। उससे पहले लालू यादव थे। सब लोगों ने चुनाव के वक्त जिस तरीके से प्रशांत किशोर भाषण दे रहे हैं, उन लोगों ने भी उस समय के हालात में वैसा भाषण दिया था। तो प्रशांत किशोर क्या कुछ नया कर रहे हैं कि बिहार में कह रहे हैं कि 2025 में जो छठ में लड़का घर आएगा उसको मजबूरी में पलायन, इतना रोजगार कहाँ से ला देंगे? आप एक बात बताइए, प्रशांत किशोर जी से मेरी मुलाकात हुई है कम समय के लिए। प्रशांत किशोर जी जो जितना खर्चा अपने बिहार में अब तक कर चुके हैं, उतना में चाहते तो एक अच्छा इंडस्ट्री लगा देते। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप एक यूनिवर्सिटी खोल सकते थे जिसमें बहुत सारे बच्चों का पढ़ाई होता, हॉस्पिटल खोल सकते थे। ये प्रचार आप जिस ढंग से प्रचार करते हैं, आपका एक एक स्टेज लाखों का बनता है, करोड़ों का बनता है, आपकी टीम के लिए सब जगह गाड़ियाँ जाती हैं। इससे बिहार का क्या फ़ायदा, इससे बिहार को क्या मिलने वाला है? चुनाव के माहौल पर आएंगी। इसके पहले 2020 की चुनाव में लड़ा था तो एक पुष्पम प्रिया जी आई थी, उनका भी मीडिया ने बहुत कवरेज किया था। तो एक कवरेज है, कवरेज माती रह जाएगा। ये बात मेरा आप ऑन ग्राउंड लिख के रख लीजिएगा। 2025 का जब चुनाव होगा तो प्रशांत जी जहाँ हैं वहीं पाए जाएंगे। इससे अधिक कुछ नहीं होगा, क्योंकि नीति बनाना और खुद ज़मीन पर लड़ना ये बहुत फर्क होता है। नीति बना देना दूसरों के लिए और खुद जब बारी आती है तब उसमें बहुत फर्क होता है। अच्छा, 243 सीट पर बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर कि हमारा कैंडिडेट उतरेगा, तो एक सवाल यह भी बनता है कि 243 इतना ज़्यादा नेता कहाँ से प्रशांत किशोर ला जाता है? बिहार है, नेताओं की कमी नहीं है, बुरा मत मानिएगा, नेता तो मिल जाएंगे, लेकिन ढंग का पहलवान नहीं ना होगा जो टक्कर देगा बीजेपी को। यानी कि कहीं ना कहीं वोट कटवा के रूप में तो नहीं उठेगा। आपको 2020 नहीं, वोट कटवा सबसे मुझे थोड़ा सा नफरत है। ये लोकतंत्र है, इसीलिए संविधान की रचना हुआ है कि सबको अधिकार है ना। हम बोलते हैं सबको अधिकार है, हार जीत अपने जगह पे, लेकिन सबको अधिकार है। लेकिन अगर ये पार्टी बनानी ही है तो 2 अक्टूबर को क्यों, आज से 3 साल पहले क्यों नहीं पार्टी बनाकर आप क्षेत्र में क्यों नहीं उतरे? अब 2 अक्टूबर को पार्टी बनाएंगे, उसके बाद आप पार्टी का फिर सर्वेक्षण करवाएंगे, फिर आप कैंडिडेट के लिए सर्वे कराएंगे, फिर कैंडिडेट को भेजेंगे। तो इतने कम समय में उस कैंडिडेट को कौन समझ पाएगा? मैं चुनाव लड़ा पिछली बार, इतना मेहनत किया तो मुझे क्या रिजल्ट आया आपको मालूम है। अब आगे उसका फल दिखाई पड़ रहा है। तो किसी भी मेहनत में धीरे धीरे होता है, सफलता मिलता है। तो इसीलिए अभी अगर अपना अच्छे ढंग से नींव बोएंगे तो होगा कुछ नहीं, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कुछ ना कुछ फायदा हो। अच्छा, प्रशांत किशोर ज़्यादातर टारगेट कर रहे हैं लालू परिवार को, उसके बाद टारगेट कर रहे हैं नीतीश कुमार को, कह रहे हैं कि 9वीं फेल है, बिहार के लिए क्या कुछ किए हैं। लालू प्रसाद यादव बिहार में इतने दिन सत्ता में रहे, बिहार के लिए कुछ नहीं किए। नीतीश कुमार 17-18 साल से हैं, बिहार के लिए कुछ नहीं किए, न रोजगार दिए, पलायन न नीतीश कुमार रोक रहे हैं। शिक्षा में वही हाल है, स्वास्थ्य में वही हाल है, सड़क का वही हाल है। आपको लगता है कि विकास वाकई में नहीं हुआ है? ये गलत है जी, ये हमसे पूछिए तो गलत है। सबसे पहली बात तो मैं बताऊं कि शिक्षा से, पढ़ने से शिक्षा नहीं होता है। कोई 9वीं फेल है या जो कोई 10वीं फेल है तो ऐसा नहीं है कि वो अशिक्षित है, समझे ना। शिक्षा संस्कारों से उत्पत्ति होता है, शिक्षा का विकास दिमाग से होता है, समझ गए ना। ये जो 9वीं फेल 10वीं फेल होता है, चाहे 8वीं फेल होता है, ये दीक्षा होता है। आप कॉलेज में गए, दीक्षा प्राप्त किए, 5 साल के बाद छोड़ दिए, 10 साल के बाद छोड़ दिए, लेकिन शिक्षा की उत्पत्ति, वो शिक्षा तो जिंदगी भर चलते रहता है। शिक्षा का किताबी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता है, पहली बात बता दूं। तो इसीलिए किसी को ये बात नहीं बोलना चाहिए कि आप 9वीं फेल हैं। उसके बाद आपका आता है नीतीश जी का। आज आप बिहार में जो अब घूमते हैं, आप पटना का हम लोग जिक्र करें, आज से 10 साल पहले का पटना या 15 साल पहले का पटना, आज का पटना, कितना फ़र्क है। आज हम बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं मोतिहारी का बात करता हूँ। मोतिहारी में आप देख रहे हैं विकास, ये तो आपको खुद दिखाई पड़ता होगा। आज मोतिहारी में कोई ऑडिटोरियम था जिसमें हम लोग एक साथ 3000 लोग बैठ सकें? नहीं था। आज है कि नहीं है? आज इतना अच्छा वो अपना चरखा पार्क बनाया गया है। आज सोचिए कि ओवरब्रिज का निर्माण हुआ पड़ा है, हाईवे अपना बना हुआ है, फिर आपका रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा बनने जा रहा है। समय लगता है, हर एक चीज़ में समय लगेगा भाई। हम लोग अभी तो 100 साल भी नहीं हुआ हमारे देश को आज़ाद हुए, अभी अपना 47 में हम लोग मनाएंगे, फिर भी हम बहुत विकास की गति पे हैं। बिहार भी बहुत आगे। हाँ, बिहार में विकास के उस मुकाम पर नहीं पहुंचने का सबसे बड़ा रीज़न है कि युवा, इस बात को मैं, वो युवा को टारगेट कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के
देश में पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे अधिक युवाओं की संख्या है तो हमारे देश का है। 40% से ऊपर हम लोग युवा हैं आज के टाइम में, और 5 साल के बाद हम 50% भी क्रॉस करने वाले हैं। लेकिन जो युवा हमारे हैं वो भटके हुए हैं, उनको कोई शिक्षा की बात नहीं करेगा, उनको कोई स्वरोजगार की बात नहीं करेगा, उनको बात करेगा कि तुम आ जाओ मेरे साथ झंडा डो। वो मजबूर है और उस मजबूरी का फ़ायदा हर एक नेता उठा रहे हैं, जिस स्तर से उठा रहे हैं। आज इनसे भी पूछिए आप, प्रशांत किशोर जी वो क्या कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ बगल में ही, कल्याणपुर के बगल में भी उनका लगा हुआ था। मोतिहारी में क्या कर दिया उन्होंने, उनका एक आया था अपना क्लब बनाया था उन्होंने, बच्चों का कुछ खेलने वाले का कुछ ऐसा क्लब पंचायत में शुरू किए थे। पूछिए कहीं क्लब का नामो निशान है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पता कीजिएगा कहीं। सब बनते गया, ख़त्म होते गया, बनते गया। अरे भाई पार्टी राजनीति करना है तो राजनीति की तरह कीजिए ना आप। ये मेरा अपना है, ऐसे वो लोग बड़े लोग हैं, समझदार लोग हैं, जो मुझे जितना ज्ञान है उसके हिसाब से मैंने आपको बताया। चलिए अब बात करेंगे सर बिहार बीजेपी को लेकर। हाँ। हाल ही में सम्राट चौधरी को बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया गया, और कारण जो सामने आई कि जो कुशवाहा समाज के वोट बैंक है उसमें विपक्ष जो है 2024 में मतलब बड़ी सेंधमारी करने में सफल हुई, और अब डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो अति पिछड़ा वैश्य समाज से आते हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। तो क्या लग रहा है कि बिहार में बीजेपी अति पिछड़ा को अपना पकड़ बनाने के लिए इस तरीके की काम कर रही है? सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि बीजेपी में एक अपना इन लोगों का एक एजेंडा है कि एक व्यक्ति एक पद। तो उस नियम के तहत इनको हटना पड़ा, हटा नहीं गया, हटना पड़ा इनको। क्योंकि क्या है, अब ऐसा नहीं है कि दिलीप जी के पास वो मंत्रालय भी रहेगा, ही बता दूं आपको। जब ये बने हैं तो उनका भी मंत्रालय छूटना ही छूटना है, क्योंकि जो नियम है, जो संविधान है, उस संविधान का पालन करना। अब चुनाव था, चुनाव के समय हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, तो सम्राट चौधरी जी को दोनों रखा गया था। तो इसलिए नहीं हटाया गया कि कुशवाहा का वोट नहीं आया। कौन कहता है कुशवाहा का वोट नहीं आया? खोवा है कुशवाहा का वोट। अब देखिए बिहार के हर एक लोकसभा क्षेत्र से 40 के 40 लोकसभा क्षेत्र से हम लोग को कुशवाहा का मिला है। हाँ, होता है थोड़ा कम थोड़ा अधिक। अब आपकी बात आ जाती है, आपने पूछा पिछड़े वर्ग का। बीजेपी में ये सब चीज़ नहीं होता, बीजेपी ये सब चीज़ों को नहीं मानती है। हाँ, बीजेपी में देखा जाता है योग्य इंसान। मैं अभी 2 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई आदरणीय बोले, माननीय बोले श्री दिलीप जायसवाल जी से, मन प्रसन्न हो गया। उनको हक है, सम्राट चौधरी जी को भी था, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे अधिक हक है इनको करने का। देखिएगा ये जब आए हैं तो ये 1 साल के अंदर अपने भाजपा कहाँ से कहाँ भागेगी, क्योंकि ये ज़मीनी पर बैठकर बात करने वाले हैं। आप इधर से गुजर रहे हैं, आपको देख लेंगे, इधर आइए बाबू, क्या है, कहाँ जा रहे हैं, क्या है। बहुत ऐसे नेता में होता है कि अकड़ के चलेंगे, भाई हम तो इस पद पे हम क्यों देखने जाएं। लेकिन ये बिखरे हुए को भी समेट लेंगे। देखिएगा बहुत जल्दी आएगा, इस बात को आप रखिएगा, याद करके सुनाइएगा लोगों को कि 2-4 महीने के बाद बीजेपी एक अलग ही जगह पर आपको मिलेगा, बिहार का बीजेपी। अच्छा सर, 2025 में जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, कहा जा रहा है कि फिर से एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। आपको नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार अब बहुत दिन मतलब सत्ता में रह लिए, थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए? देखिए, परिवर्तन हम अगर लेकर भी आएंगे तो किसको देंगे? हमारे सामने वैसा अपना योद्धा तो होना चाहिए ना। एनडीए में बहुत चेहरा है, चिराग पासवान अभी युवा नेता है, 5 के 5 सीट जीत गए। 5 के 5 सीट जीत गए, बहुत अच्छी बात है, उनके अंदर मेरिट है, और संसार परिवर्तन ढूंढता है, परिवर्तन खोजता है। लेकिन अब की बार जो हम लोग के पार्टी ने और भाजपा ने डिसाइड किया है कि इनके नेतृत्व में लड़ेंगे, तो बट नेचुरल इनके नेतृत्व में लड़ेंगे, और विकास किए हैं, अच्छे हैं। आज सोचिए ना, यही चुनाव से पहले जहाँ जाइए वहाँ बोलते थे कि अरे नीतीश जी को तो 2 सीट भी नहीं आएगा, नीतीश जी का तो ऐसा हो गया। और नीतीश जी ने प्रूफ किया कि नहीं किया? मेहनत से ने प्रूफ किया। तो ऐसा नहीं है कि जो नहीं बोलता है वो बेवकूफ़ है, जो नहीं बोलता। अच्छा, मानते हैं कि भविष्य के नेता, भविष्य के मुख्यमंत्री चिराग पासवान है एनडीए में? बट नेचुरल अच्छे नेता है, समझदार नेता है और योग्य हैं। बिहार को वो बहुत हद तक जानते हैं, और उन्होंने भी बहुत पापड़ बेला हुआ है। मुंबई में भी उन्होंने एक्टिंग किया हुआ है, मुंबई के गलियों में घुमा हुआ है, बहुत कुछ देखा हुआ है, अभी राजनीति में भी हैं। तो क्या होता है, जब सब जगह से हमको जब ज्ञान प्राप्त होता है ना, तो उसका निचोड़ कर फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो चिराग जी के हाथ में अगर कमान जब भी जाए, आज जाए या कल जाए, जाना भी है, आज या कल जाना है, जब जाएगा तो बटन चुरा अच्छा होगा। लेकिन अभी जिसके हाथ में है वो भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, 2025 का चुनाव अब सामने है हाँ। और बिहार में इधर लालू प्रसाद यादव, अभी आज का स्टेटमेंट है तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहें कि अब नीतीश कुमार से बिहार संभला उमला नहीं रहा है। अब लालू जी से पूछा जाए, लालू जी का स्टेटमेंट है, आप बताएं। तेजस्वी यादव का तो तेजस्वी जी से भी तो उनके साथ रहे हैं, चाचा भी बोलते हैं उनके, और ये चाचा भतीजा में तो चलते रहता है दोनों का, ये कभी बोलते ही रहते हैं। लेकिन बिहार अच्छा है, और हाँ, थोड़ा सा क्राइम के मामले में मुझे भी दिक्कत है, जो क्राइम बढ़ा हुआ है, लेकिन उस पर भी विचार हो रहा है, वो भी बहुत जल्द सही हो जाएगा आपका। और कहने के लिए देखिए, पार्टियां हैं तो एक दूसरे का सटायर कटाक्ष तो करती रहेंगी, उससे पीछे नहीं हटना है। लेकिन हाँ, नीतीश जी जैसे नेता बिहार के लिए मतलब कि बहुत ही मूल्यवान नेता हैं, उनका कोई मतलब अनमोल बोल सकते हैं, बहुत कुछ दिया उन्होंने बिहार को। और अभी भी जो उनका जो रोड मैप है ना, प्लानिंग बहुत अच्छा है, देखिएगा ना, और वो जीतेंगे और बिहार 5 साल में और आगे भागेगा। अच्छा, अब आखिरी सवाल, दिलीप जायसवाल बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, साथ ही उनके पास जो मंत्रालय है राजस्व भूमि सुधार मंत्री भी हैं। इसमें एक जो पहल है जो 20 अगस्त से कहा जा रहा है बिहार में शुरुआत होगा, और समझिए कि पूरे बिहार में एक अलग क्रांति आ गया है ज़मीन के सर्वे को लेकर। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से हो रहा है इससे क्राइम रेट में, जो खुद उन्होंने कहा है दिलीप जायसवाल जी, कि क्राइम रेट लगभग 9 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि थाना में जो क्राइम जाता है 60% ज़मीन को लेकर है। देखिए, ये तो कटु सत्य है जी कि जमीन को लेकर भाई भाई को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है, इस जमीन को लेकर है। अगर जमीन सर्वे हो रहा है, 2090 के बाद कोई सर्वे नहीं हुआ, और उससे पहले भी 100 साल पहले हुआ था, तो 2090 के बाद वो सर्वे जो हुआ था वो भी पूर्ण रूप से पूरे नहीं हो पाया था बिहार में। तो ज़मीन का सर्वे होने से आप सोचिए कि फ़ायदा क्या है कि हम इस ज़मीन पर बैठे हैं, और ये ज़मीन मैंने किसी से लिखाया है। अब ये गलत है या सही है, ये तो कागज़ में है, अब वो डिजिटल में आ जाएगा, सर्वे होगा, सर्वे में स्पष्ट हो जाएगा कि आप इसके मालिक हैं। अब मान लीजिए कि अपना दिलीप जी ने बोला है कि वो व्यक्ति आएगा, सर्वे वाली टीम आएगी, या हमारे पास आ गई, यहाँ पूछा कि भाई ऋतुराज जी ये ज़मीन आपका है, मैं बोला कि जी सर मेरा है, आप कागज़ दिखाइए। कागज़ हम दिखाएंगे, यहाँ यहाँ यहाँ, और नाप लेंगे, नाप लिए, ओके कर दिए, चढ़ गए आपके साइट पे, यानी डिजिटल में हो गया। कहीं भी आप खोले, भाई ज़मीन के मालिक ऋतुराज पांडे हैं, इसमें आपका ज़मीन नहीं निकलता है, आप तो गलत हैं, तो भाई जिसका निकलता है उसको हक मिल गया। तो इस तो और खुशी की बात है ना कि अगर मैं किसी का हक दबा के रखा हूँ तो मैं गलत कर रहा हूँ ना। तो ऐसा सर्वे हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसको तो हम सारे बिहारियों को मिलकर अपने दिलीप जी को धन्यवाद देना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए इस काम को। ये काम बहुत अच्छा है। जब ये हो जाएगा ना तो फिर लिटिगेशन ही नहीं रहेगा, फिर झगड़ा ही नहीं रहेगा कि कौन क्या है, सबका फिक्स हो गया कि आपका ये आपका ये आपका ये आपका। अच्छा, जैसे कि 45,000 गांव में टोटल ज़मीन सर्वे का काम शुरू हो रहा है। अब मानते हैं जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो कुछ दबंग लोग, चाहे फिर जो ब्रोकर लोग हैं, किसी का ज़मीन कब्जा कर लेते हैं। अब वैसे लोगों को जो कोर्ट कचहरी हो या फिर लगातार थाना में जा रहे थे, उनका शिकायत नहीं सुना जा रहा था, उन लोगों को इसका फ़ायदा सीधा मिलने वाला है। उनको क्यों मिलेगा फ़ायदा? जो जिनका ज़मीन हड़पा गया उनको तो फ़ायदा मिलेगा। हाँ, जिनका ज़मीन हड़पा गया उनको फ़ायदा मिलेगा। वो तो सर्वे में पूरा रिपोर्ट ऑनलाइन ही आ जाएगा ना, उनको खाली करना पड़ेगा। आप सरकार का ज़मीन लेकर बैठे हैं या आप किसी दूसरे का ज़मीन लेकर बैठे हैं और उस ज़मीन को आप कई साल से जोत रहे हैं, तो आपको तो क्यों, उसको तो नुकसान करना ही पड़ेगा। और मेरे हिसाब से जो इस टाइप का काम कर रहा है उसको तो दंड भी मिलना चाहिए। पैसा आर्थिक रूप से सरकार को उनसे अपना पैसा भी वसूलना चाहिए कि भाई आप पिछले 50 साल से इस ज़मीन को आप जोत रहे हैं, इस ज़मीन से आप कर रहे हैं, ये तो सरकार का पैसा था या फिर दूसरे किसी का था, तो ये तो अच्छा काम है, इसको प्रोत्साहित करना चाहिए, बहुत अच्छा काम। कहा जा रहा है कि 1 साल के अंदर में 2025 के अगस्त तक काम कंप्लीट कर देना है। आपको लग रहा है कि 40 जो 38 जिला है सब में हो जाएगा इतनी जल्दी काम? देखिए, गांव में नहीं हो, शहरों का काम ही नहीं है, ये सिर्फ जहाँ नगर बन चुका है वहाँ तो होने नहीं जा रहा है। तो गांव में मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा काम है, अगर टीम चाह ले। आपको मैं देखिए मैं बताऊं कि हम पिछड़े हुए हैं और हम हर एक चीज़ को पहले पहाड़ बना देते हैं कि हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हम कोशिश नहीं कर पाते हैं ढंग से। आज चाइना 7 दिन में 10 किलोमीटर का पुल बना देता है, 7 दिन में
10-15 किलोमीटर का पुल ब्रिज तैयार कर देता है, और हमको अगर बनाना हो 1 किलोमीटर का पुल तो हमको 10 साल लगेगा, क्योंकि हम सोच में रहते हैं, प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, सिर्फ प्लानिंग। तो उस ढंग से अगर एक काम अगर दिलीप जी ने बोला है और आज हुआ 20 तारीख से हो गया, सारे जितने अधिकारी लोग हैं सबको ड्यूटी दे दिया गया कि फटाफट काम पे लगो और रिपोर्टिंग करो। आसान काम है, तो क्या करना क्या है, ज़मीन पर उनका आदमी आएगा, पहले उस गांव में सूचित कर दिया जाएगा, जिसको उद्घोषणा बोलते हैं कि भाई हम इस गांव में आ रहे हैं, इस गांव में मेरा अपना सर्वे टीम आएगी और आपको सहयोग करना है। वो आएगा भाई, एक किसका है ये पेपर दिखाइए, किसका है पेपर दिखाइए, नोट करते जाना है, भेजते जाना है। तो बहुत बड़ा काम नहीं है ये, हो सकता है। अच्छा, दिलीप जायसवाल के आने से सीईओ लोग जो हैं वो हड़के हुए हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर मीडिया चैनलों में भी कहा है कि प्रतिदिन हम एक नया नियम लाएंगे और तमाम अधिकारी जो लोग कुर्सी पर आराम से बैठे हैं उनको भाई काम करना होगा, नहीं तो छोड़ना अच्छा, एक बात बताइए ना, आपको अच्छा लगता है क्या कि आप ब्लॉक में चले जाइए, छोटे से काम के लिए आम जनता जो चुनाव जिताकर नेता को उस मुकाम पे पहुंचाती है, जो देश का प्रधानमंत्री देता है, जो देश का राष्ट्रपति देता है, जो राज्य का मुख्यमंत्री देता है, वो जनता जो मंत्री देता है, वो जनता जब सीईओ के पास जाता है, जो सीईओ हो या बीडीओ हो या कोई भी हो, ये क्या इनको नौकरशाही बोला जाता है, नौकर, सर्वेंट। कोई खराब शब्द नहीं है, सर्वेंट बिल्कुल खराब शब्द नहीं है, लेकिन हो तो सर्वेंट, क्योंकि पैसा आपको मिल रहा है, जहाँ सैलरी मिलता है आप उस सर्वेंट हो जाते हैं। सर्वेंट का मतलब लोग लेते हैं कि यार नौकर कह दिया मेरे को, जो इंसान पैसा लेता है वो नौकर है, तो उसी ढंग से वो नौकर है। और उनको पैसा कौन देता है? पब्लिक देती है। पब्लिक जो आज के टाइम में एक आप साबुन खरीद रहे हैं उस पर भी आप टैक्स दे रहे हैं, वो पैसा सरकार के पास जा रहा है और वो सरकार पैसा इनको दे रही है। तो वही व्यक्ति जब जाता है सीईओ साहिबा या सीईओ साहब के ऑफिस में, तो ऐसे कंपन से साथ जाएगा, डरे हुए, ये मेरा कागज़ है, चाहे मेरा कर दीजिए, टाइम नहीं है, इस समय आना, टाइम नहीं है। अच्छा लगता है क्या? इज्जत है। वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो दंडित का भी प्रावधान आना चाहिए और सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए हर एक में, कि कोई भी अगर जनता आपसे मिलने आता है, घूसखोरी कितना फैला हुआ है, एक छोटे से काम के लिए, दाखिल खारिज के लिए, रसीद कटवाने के लिए 200 दे दो, 500 दे दो, 2000 दे दो, क्या है, कितना बिना कुछ लिए काम नहीं हो रहा है। तो इसमें तो मैं दिलीप जी से और मिलकर इसको बोलूँगा कि और टाइट कीजिए, और हर एक सीईओ और जो इस काम से जुड़े हैं, अंचल अधिकारी हैं और ये अपना एसडीएम है, सब जगह आप सीसीटीवी कैमरा लगवाइए, उसका रिपोर्टिंग कीजिए। ये बहुत बहुत अच्छा काम है, इसमें समझ गए ना, इसमें कोई बुराई नहीं है इसमें। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जी जी, आपको भी नमस्कार। तो लगातार एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बिहार एक सोच के अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।